हे गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है तरुण स्टडी सेंटर। आप लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है इस चैनल पे। और एक दिन वीडियो नहीं आ पाई उसके लिए सॉरी बोलता हूँ, ठीक है, क्योंकि थोड़ा कोल्ड हो रखा था। इस चक्कर में मैंने वीडियो नहीं बनाई, क्योंकि बार बार खांसी आ रही थी। इस चक्कर में मैंने वीडियो नहीं बना पाया, ठीक है ना। तो उस चीज़ के लिए सॉरी। और जैसा जैसा मैंने आप लोगों को प्रॉमिस किया था, इंग्लिश, मैथ और ऑल जीएस की वीडियोस मैं आप लोगों के सामने लेके आऊंगा, ठीक है। मैथ की तीन वीडियोस दे चुका हूँ, इंग्लिश की भी 2-3 हो चुकी हैं और हिस्ट्री की भी 2 वीडियोस दे चुका हूँ। आज पॉलिटिकल साइंस है, संविधान सभा आपका चैप्टर है पहला, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए सॉरी, अगर मैं चाहूँ तो संविधान सभा वाला जो चैप्टर है इसको 9 दिसंबर से स्टार्ट कर सकते हैं। 9 दिसंबर पहली बैठक हुई थी 1946 को, मगर थोड़ा उससे पहले भी जानकारी होनी चाहिए, जिससे कि आपको थोड़ा बेसिक मतलब और भी ज्यादा पता चलेगा, तो थोड़ा अच्छा लगेगा और थोड़ा मतलब पुराने सिस्टम से पढ़ने में मजा सा आएगा, थोड़ा पीछे से पढ़ने में मजा आता है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, शासन से स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा नहीं है, मगर आप लोग जरूर नोट करिएगा जो जो चीजें मैं बता रहा हूँ, ठीक है। शासन, शासन क्या है, मतलब शासन किस प्रकार का होता है, शासन के क्या अंग होते हैं, ठीक है ना। देखिए, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, ठीक है ना। विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब या बोलोगे है क्या। देखिए, विधायिका का कुछ कार्य होते हैं, कार्यपालिका का कुछ कार्य दिया गया है और न्यायपालिका का कुछ कार्य दिया गया है। ये क्या है, हमारे शासन के मतलब शासन के अंग है। कार्यपालिका, विधायपालिका और न्यायपालिका, ठीक है ना। अच्छा, इन अंगों को भी अलग अलग प्रकार से बांटा गया है। जैसे विधायिका के 2 प्रकार से अंग काटे गए, जैसे कि संघ और राज्य, ठीक है ना। मैं उन सब चीजों के बारे में आपको बताता हूँ। देखिए, पहले स्टार्ट करते हैं विधायिका का। विधायिका का काम क्या होता है, कार्य क्या होता है, उसके बारे में पता चल जाते हैं। पहले पता कर लेते हैं। देखिए, विधायिका का कार्य जो होता है वो होता है आपका किसी चीज को मतलब किसी उसको बनाना, कानून को बनाना, ठीक है ना। कानून को बनाना क्या होता है, विधायिका का कार्य होता है। कार्यपालिका का क्या कार्य होता है, कार्यपालिका का कार्य ये होता है कि उस कानून को लागू करना, ठीक है। न्यायपालिका का कार्य क्या होता है, न्यायपालिका का कार्य ये होता है कि उस कानून के आधार पर ही न्याय दिलाना, ठीक है। अब देखिए, विधायिका को 2 अंग में तोड़ा गया है, किसमें, राज्य और संघ और राज्य में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है। उसी प्रकार से कार्यपालिका को तोड़ा गया है किस प्रकार से, केंद्र की कार्यपालिका और प्रांतों की कार्यपालिका, ठीक है। उसी प्रकार से, मगर क्या है कि न्यायपालिका को मतलब अलग अलग भागों में बांटा नहीं गया है, ठीक है ना। न्यायपालिका एक ही रहती है, ठीक है, चाहे सेंट्रल के लिए हो चाहे स्टेट के लिए हो। मगर क्या होता है कि इसको एक मतलब क्रम अनुसार रखा गया है, कि जैसे कि आपका भाई सर्वोच्च न्यायपालिका आती है पहले, फिर उच्च न्यायपालिका आती है, फिर अधीनस्थ न्यायपालिका पालिका आती है, ठीक है। इसमें 2 डिफरेंस है। देखिएगा, ये जो विधायिका और कार्यपालिका है, ये दोनों आपस में अपने अपने काम से मतलब रखते हैं। ये दोनों एक दूसरे में इंटरफेरेंस नहीं करते हैं। मगर क्या होता है कि न्यायपालिका जो है, न्यायपालिका का कार्य यह होता है कि भाई वे जो है एक मतलब दूसरों के काम में हस्तक्षेप कर सकती है। जैसे उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय में कर सकती है, सर्वोच्च न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय से कुछ पूछ सकती है, तो इनका चलता है, ठीक है ना। मगर विधायिका और कार्यपालिका का कार्य अलग अलग होता है, इनको अलग अलग बांटा गया, अनुच्छेद में भी अलग अलग बांटा गया, वो भी मैं बताऊंगा अभी आगे, ठीक है। देखिएगा, अब देखिए, किसी चीज की जब अब मैं बताता हूँ, संविधान सभा है, ठीक है। आप लोगों का चैप्टर होगा संविधान सभा, ठीक है। आप लोग पढ़ते हैं 9 दिसंबर से, ठीक है, पहली बैठक से पढ़ते हैं। मगर ये तो समझो कि संविधान सभा एकदम उठ के तो आ नहीं रही होगी कि भाई ये लो संविधान सभा ले लो, ये लो आपकी बन गई संविधान सभा, ऐसा तो वो नहीं होगा ना। इस चीज के पीछे का कुछ लॉजिक रहा होगा, कुछ लोगों ने अपनी मशक्कतें करी होंगी उन चीजों के पीछे, तो वो भी जानना जरूरी होता है, क्योंकि उनकी मेहनत भी तो जाया नहीं आनी चाहिए ना। हम लोगों को पता तो होना चाहिए कि भाई हमारी संविधान सभा किस तरीके से बनी है, कुछ पता होगा तभी तो भाई थोड़ा नॉलेज लेना अच्छा होता है ना। आप चैप्टर टू चैप्टर पढ़ते चल जाओ, मगर उस चैप्टर की बेसिक नॉलेज भी तो लो, तो ज्यादा अच्छा लगता है। देखिए, संविधान सभा की, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि आपको कुछ गाड़ी चाहिए, बाइक चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो आप अपने पेरेंट्स से पहले डिमांड करेंगे ना उस चीज की, कि भाई जाके सीधा तो नहीं बोल देंगे कल पापा मुझे गाड़ी चाहिए, ऐसे तो करोगे नहीं। पहले जाओगे, पहले डिमांड करोगे किस चीज की, कि पापा मुझे गाड़ी दिला दो प्लीज। हमारे पहले मम्मी से बोलोगे, पापा से भी नहीं, पहले मम्मी से बोलोगे आगे कि मम्मी गाड़ी दिलवा दो। मम्मी बोलेगी पापा से बोल दे, पापा के पास जाओगे, पापा पापा के भैया करोगे, भैया पापा को पानी पिलाना, पापा का सारा काम कर देना, है ना। फिर उसके बाद पापा बोलेंगे बेटा कार्य क्या है तेरे को, चाहते क्या हो आप मुझसे, है ना।
ऐसे ही कुछ होता होगा ना। देखिए, विधानसभा की, सॉरी, आपका संविधान सभा की डिमांड की गई, क्या मांग रखी गई संविधान सभा की ब्रिटिश सरकार के सामने कि भाई हम लोगों को क्या है, संविधान सभा चाहिए, संविधान सभा चाहिए हमें, अपना संविधान के तहत हम लोगों को अपना शासन करना है, क्या भारत सरकार के तहत, ना कि ब्रिटिश सरकार के तहत, क्योंकि ब्रिटिश सरकार से जो थे भारतीय बहुत ज्यादा दुखिया गए थे, क्या दुखिया गए थे कि भाई अब हमें आपका राज्य नहीं चाहिए, अब हमें आपका मतलब वो नहीं चाहिए कि भाई आप जिस तरीके से बोलोगे हम उस तरीके से रहेंगे, ठीक है ना, हमें अपना खुद का एक संविधान चाहिए, खुद के रूल्स चाहिए, ठीक है ना। तो उसके लिए डिमांड उठती है। वो डिमांड किस किस तरीके से उठती है कि पहले तो अप्रत्यक्ष रहती है, क्या अप्रत्यक्ष रहती है, फिर सांकेतिक मांग होती है, फिर प्रत्यक्ष मांग रहती है। जैसे कि मैंने लिख रखा है यहाँ पे, संविधान की मांग, अप्रत्यक्ष मांग, सांकेतिक मांग और प्रत्यक्ष मांग, ठीक है। ये तीन तरीके की मांगे रहती हैं। इन तीन तरीके को मांगों को रखने के बाद तब जाके हम लोगों को कहीं ना कहीं संविधान सभा मिली है ना। ये तो है नहीं कि बिल्कुल डायरेक्ट गए अंग्रेजों के पास, हाँ भाई मेरे को लाके संविधान सभा चाहिए कल ही कल में, ऐसा तो हुआ नहीं है। आप लोगों को पता करना चाहिए सोर्स से अपने अपने कि भाई कैसे हम लोगों को संविधान सभा मिली, इसके पीछे किन किन लोगों का हाथ है, कैसे कैसे हम लोग उन लोगों ने मशक्कतें करी है, क्या क्या झेला है उन लोगों ने, उसके पीछे का कुछ बैकग्राउंड पता होना चाहिए। तब मजा आता है पढ़ने में कि हाँ भाई मेरे को इस चीज का बैकग्राउंड पता है, हाँ मुझे इसके बारे में पुरानी नॉलेज है, ठीक है ना। देखिएगा, देखिए अप्रत्यक्ष मांग, अप्रत्यक्ष मांग का मतलब होता है इनडायरेक्टली मांगना, क्या इनडायरेक्टली मांगना, कुछ भी डायरेक्ट नहीं हुआ है, इनडायरेक्टली मांगा गया है कि भाई हमें मतलब अगर संविधान सभा चाहिए थी तो हमने उससे पहले की कुछ चीजें रखी, कि क्या चीज रखी, अप्रत्यक्ष मांग में हम लोगों ने 1895 में, देखिए लिख रखा है मैंने, 1895 में बाल गंगाधर तिलक साहब जी ने क्या करा था, स्वराज शब्द का सर्वप्रथम यूज किया, क्या स्वराज शब्द का सर्वप्रथम यूज किया। स्वराज शब्द का मतलब होता है कि आपकी खुद का एक रूल होना चाहिए, क्या आपकी खुद की आजादी होनी चाहिए, आपकी खुद की एक फ्रीडम होना चाहिए। स्वराज शब्द का अर्थ है फ्रीडम, स्वतंत्रता हो गई आपकी, आपके खुद के होम रूल्स होने चाहिए, ठीक है ना। उन चीजों के ऊपर बाल गंगाधर तिलक जी ने एक स्टेटमेंट दिया कि भाई स्वराज जो है वो मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ठीक है ना, मैं इसको लेने के लिए कुछ भी करूंगा, ठीक है, क्या करूंगा, मैं इसको लेने के लिए कुछ भी करूंगा। तो स्वराज शब्द की डिमांड उठती है 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी के साथ, बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा, ठीक है ना, इसको नोट कर लीजिएगा, बाल गंगाधर तिलक जी द्वारा स्वराज की डिमांड उठती है, किसकी, स्वराज की डिमांड उठती है, ठीक है। स्वराज का अर्थ मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, स्वतंत्रता होती है, ठीक है ना, होम रूल होता है, रूल्स के ऊपर बात की जा रही है, उनको खुद के अपने एक्ट चाहिए, ठीक है ना, उन चीजों की बात करिए। पहले इन्होंने ये नहीं बोला कि मेरे को संविधान चाहिए, इन्होंने स्वराज का मुद्दा उठाया, किसका, स्वराज का मुद्दा उठाया, ठीक है ना। फिर आती है आपकी 1906 में, 1906 में दादा भाई नौरोजी द्वारा एक बिल प्रस्तुत किया जाता है, कहां पे, कलकत्ता अधिवेशन में, कहां पे, कलकत्ता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी द्वारा 1906 में बिल पेश किया जाता है, जिसमें कि 4 एक्ट होते हैं, क्या 4 तरीके की बातें बोली जाती हैं, क्या क्या बोला जाता है। एक तो सर्वप्रथम दादा भाई नौरोजी ने स्वराज का नाम लिया, ठीक है, दूसरा बहिष्कार का नाम लिया, तीसरा आपका स्वदेशी का नाम लिया, और चौथा आपका राष्ट्रीय शिक्षा का नाम लिया, ठीक है। तो देखिएगा जरा कि 1906 में दादा भाई नौरोजी ने कलकत्ता अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग किया, जिसमें कि उस बिल में 4 बातें लिखी गई थी, क्या क्या, स्वराज, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी। अब देखिए भाई आप लोग बोलोगे कि ये क्या है, मतलब क्या, मतलब अचानक ही ये मतलब कैसे कर दिया कि भाई स्वराज, बहिष्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, स्वदेशी, ये इसका मतलब क्या है। देखिए स्वराज उन्होंने साफ साफ जतला दिया था, बतला दिया था कि भाई हम लोगों को भी चाहिए, हम लोगों की भी नीड अप है स्वराज, ठीक है ना। देखिए हमारे देश में 2 तरीके की पार्टियां रही हैं, किस तरीके की, 2 तरीके की पार्टियां रही हैं, कैसी कैसी, नरम नरम गल, नरम दल और गरम दल, सॉरी इस चीज के लिए, नरम दल और गरम दल रहा है, 2 तरीके की पार्टियां रही हैं, ठीक है ना। तो उसमें कि क्या है, बाल गंगाधर तिलक साहब जी जो थे वो गरम दल के नेता थे, उनका स्टेटमेंट सुन के आप लोगों को पता चल गया होगा कि भाई स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, इसको लेने के लिए मैं कुछ भी करूंगा, मतलब उन लोगों का मतलब कुछ बोलना कुछ इस प्रकार का रहता था कि भाई अंग्रेज उनकी बात सुनते नहीं थे इस तरीके से, जिस तरीके से मतलब नरम दल की बात सुनते थे, क्योंकि नरम दल वालों की जो थी वो बोलने का तरीका बहुत अलग तरीके का होता था, ठीक है ना। तो वो लोग क्या थे, उन लोगों की बात ज्यादा सुनते थे, ठीक है।
आप लोग इससे भी बात से मतलब पता लगा सकते हैं, ठीक है ना। देखिए किस किस की बात की गई थी, स्वराज की, बहिष्कार की, राष्ट्रीय शिक्षा और स्वदेशी। भाई राष्ट्रीय शिक्षा मतलब जो अंग्रेजों द्वारा शिक्षित स्थान बनाए गए या फिर शिक्षा का उन चीजों का प्रचार किया गया, उनका क्या था भाई, बहिष्कार करना था, ठीक है। अंग्रेजों की चीजों का बहिष्कार करना था, स्वदेशी चीजों का बहिष्कार करना था, स्वदेशी चीजों को मना कर दिया गया, इंडिया में बैन कर दिया गया, ठीक है ना। और क्या किया गया कि अपनी चीजों को प्रमोट किया गया, अपनी चीजों को आगे लेके आए, शिक्षा के स्तर पे अच्छा स्तर किया शिक्षा को, ठीक है ना, अपनी चीजों को अच्छे लेवल पे लेके गए, ठीक है। तो यहां से एक स्टार्टिंग होती है किसकी, अप्रत्यक्ष मांगों की। अब देखिए अब आती है आपकी क्या, सांकेतिक मांगे, ठीक है। सांकेतिक मांगे स्टार्ट होती है 1922 में, गांधी जी द्वारा एक स्टेटमेंट दिया जाता है। क्यों, अब देखिए गांधी जी भी क्या, गांधी जी उस समय के स्टार पर्सन थे, क्या एक स्टार पर्सन थे, और अगर गांधी जी द्वारा कोई बात रखी जाती थी ना उस समय, तो उस पर बहुत दबाव, मतलब बहुत सामने वाले पे बहुत एक दबाव फील होता था। क्यों, क्योंकि गांधी जी एक स्टार पर्सन थे उस समय के, ठीक है ना। उनकी बात को बहुत मतलब बहुत मजबूती से लिया जाता था, ठीक है। तो 1922 में गांधी जी द्वारा एक बात बोली जाती है कि भाई अगर स्वराज जो है, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक साहब ने बोल दिया था, फिर उसके बाद दादा भाई नौरोजी ने बात रखी, फिर आती है 1922 में गांधी जी के द्वारा बात की जाती है कि भाई जो स्वराज है ना, वो इंडियंस का ना एक हक है, ठीक है। वो क्या है, भारतीयों का हक है, और अगर ब्रिटिश सरकार इस हक को दे भी देती है ना, तो ये ब्रिटिश सरकार की तरफ से कोई उपहार नहीं है, तोहफा नहीं है, ठीक है ना, गिफ्ट नहीं है कि ब्रिटिश सरकार ने दे दिया। ये भैया भारतीयों का हक था, उनको मिल गया है या उनको मिलेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से इस बात को रखा गया कि अंग्रेजों द्वारा इस बात को समझा गया, सुना गया, ठीक है। ये बात हो जाती है। फिर आती है आपकी क्या, एक कमेटी भी बनती है, सप्रू कमेटी बनती है, उसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि सेम बात उसमें भी रखी गई थी जैसे कि 1906 में रखी गई थी, ठीक है। अब देखिए प्रत्यक्ष मांग, प्रत्यक्ष मांग की बात कर लेता हूं। तो प्रत्यक्ष मांग में सबसे इंपॉर्टेंट अब बात आएगी कि एम एन राव 1934 में मनवेंद्र नाथ राय जी ने क्या करा था, डायरेक्ट डिमांड कर दी थी संविधान सभा की। अब यहां से जो है वो डायरेक्ट डिमांड स्टार्ट होने लग गई कि भाई अब स्वराज का नाम हटा के संविधान सभा का नाम जोड़ा गया, और संविधान सभा की स्टार्टिंग की गई कि भाई हमें संविधान सभा चाहिए, हमें अब आपके रूल्स नहीं चाहिए, हमें आपके रूल्स रेगुलेशन चाहिए, अब हमारे खुद के रूल्स रेगुलेशन होने चाहिए, हमारी खुद की सभा होनी चाहिए जिसमें हम अपने हिसाब से लोगों को बिठाएंगे, अपने हिसाब से एक डिसीजन बनाएंगे अपने देश के लिए, हमें आपके रूल्स की आवश्यकता नहीं है, अब आप एग्जिस्ट नहीं करते हैं, आप जाइए जहां से आए हैं, ठीक है ना। ये साफ साफ बोला गया, क्या मतलब इतना भी नहीं बोला जितना मैं बोल रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। तो मनवेंद्र नाथ जी ने क्या करा, मनवेंद्र नाथ राय जी ने एक बात बोली कि 1934 में मनवेंद्र नाथ राय जी ने यह बोला कि भाई संविधान सभा की मांग कर दी, क्या डायरेक्ट मांग कर दी गई, ठीक है। अब इसके द्वारा किसके संविधान सभा की सर्वप्रथम मांग करी गई, ठीक है। सर्वप्रथम डायरेक्ट मांग रखने वाले अगर पर्सन का नाम बोला जाएगा तो मनवेंद्र नाथ राय जी आएंगे, ठीक है। अच्छा ये मक्सरवादी नेता भी थे, ठीक है, मक्सरवादी नेता थे। अब उसके बाद क्या होता है, जस्ट उसके बाद 1935 में 1935 में अब देखा भाई, कांग्रेस ने भी देखा कि भाई सब बोल रहे थे, तो कांग्रेस को भी बोलना था। तो कांग्रेस ने अपनी बात रखते हुए कहा, आधिकारिक रूप से मतलब पूर्ण रूप से आधिकारिक रूप से कांग्रेस भी बोलती है 1935 में कि भाई संविधान सभा की डिमांड उनने भी रख दी, किसने, कांग्रेस सरकार ने भी डिमांड रख दी 1935 में, ठीक है। मैंने यहां तक आप लोगों को थोड़ा थोड़ा करके बता दिया। अभी क्या है, इसके बाद की चीजें जो आएंगी वो नेक्स्ट स्लाइड पे आएंगी, जब तक आप इस चीजों को नोट करिएगा, ठीक है। तो आप लोगों ने सब कुछ नोट कर लिया होगा, ठीक है। अब देखिए यहां से अपन लोग अप्रत्यक्ष को और अच्छी तरह से थोड़ा सा देखते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष मांग की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है ना। अब देखिएगा यहाँ पे हम लोग प्रत्यक्ष मांग पे आ गए थे, ठीक है। प्रत्यक्ष मांग है, ठीक है ना, प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष मांग है, डायरेक्ट डिमांड हो रही है अब, ठीक है। देखिएगा अब देखिए 1935 तक तो क्या था, कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से बोल दिया था, ठीक है ना, बोल दिया था आधिकारिक रूप से कि भाई अब जो है संविधान हमें सही में मतलब सामने से मांगा, डायरेक्ट बोला जाके कि भाई अब हमें चाहिए, क्या चाहिए, हमें संविधान चाहिए, डायरेक्ट बोल दिया उसको, ठीक है। फिर 1936 में लखनऊ में बोला, फिर 1937 में बोला फैजपुर में, फिर 1938 में बोला कहाँ पे, हरिपुरा में, ठीक है ना। अब देखिएगा 1936 में जो थे कांग्रेस वाले, उनके जो अध्यक्ष थे उस समय, जो लीड करे थे उस समय इसको, वो नेहरू जी थे, ठीक है। 1937 में फैजपुर में
फैजपुर में कौन करा था, इसके अध्यक्ष कौन थे, उस समय में नेहरू जी थे, ठीक है। और 1938 में हरिपुरा में सुभाष चंद्र बोस जी इसको लीड करे थे। कौन, सुभाष चंद्र बोस जी इसको लीड करे थे, ठीक है। फिर क्या होता है, इसके बाद जस्ट बाद क्या आता है, इसके जस्ट बाद ये सारी चीजें चली रही होती हैं, ठीक है। फिर एक 1935 में ना, 1935 में चुनाव होते हैं भारत में, ठीक है, जिसमें भारत के और ब्रिटिश की एक मिली जुली गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। वो 2 साल राज कर पाती है, क्या 1937 से 1939 तक एक 2 साल का राज करती है कांग्रेस सरकार। उस समय क्या होता है, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होता है। कब, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध स्टार्ट होता है, वो जो 1945 तक चलता है, क्या 1945 तक चलता है, 1939 से स्टार्ट होके, ठीक है। अब उसमें स्टार्टिंग में क्या था ना कि भाई सब कुछ सही चल रहा था उस द्वितीय युद्ध में, 2 मित्र राष्ट्र गढ़ों में जो लड़ाइयां चल रही थी वो सब कुछ सही थी, ठीक है ना। मगर एक टाइम पे आके अंग्रेजों का पल्ला जो था वो ढीला होने लग गया, काफी चीजें, मतलब वो लोग कई सारी जंगों में हारने लग गए, कई जगहों पे उन्होंने हार अपनी मतलब महसूस करी, कई जगहों पे वो हारे, बहुत बुरी तरह से पिछड़ गए, एकदम पीछे की तरफ हो गए। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया उस समय कि भैया हमारे साथ इंडिया भी लड़ेगा, क्या हमारे साइड से अब इंडिया भी लड़ेगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं। इस बात को सुन के कांग्रेस सरकार को बहुत ज्यादा एक गुस्सा टाइप का आया कि यार हम इस देश की इतनी बड़ी सरकार में हैं, इतनी बड़ी सरकार है, ठीक है, और हमसे एक बार भी नहीं पूछा जा रहा है कि भाई अगर हमारा देश मतलब हमारा देश ही लड़ रहा और हमसे ही नहीं पूछा कि हम लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। कांग्रेस को आता है इस बात से गुस्सा, और कांग्रेस क्या करती है, पूरे मंत्रिमंडल समेत इस्तीफा दे देती है इस जगह से, क्या इस्तीफा दे देती है पूरी की पूरी टीम, ठीक है। अब जब पूरी टीम इस्तीफा दे देती है तो अंग्रेज बोलते हैं भैया ये क्या हो गया अचानक, अब क्या होगा। अंग्रेज उस समय तो भाई ये सोचते हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं, संभाल लेंगे, इंडियंस नहीं होगा तो क्या होगा भाई, इनको तो ना पता इंडियंस ना होगा तो क्या होगा, ठीक है ना। अब आती है थोड़े दिन बाद और कुछ टाइम बाद एक और डिमांड आती है। अब उनकी समझ रहे हो ना, डामाडोल स्थिति होने लग गई, हर जगह से हार मिलने लग गई। तो उन लोगों ने क्या करा, उन लोगों ने एक प्रस्ताव बिल पेश किया, हम लोगों के लिए एक बिल पेश किया। वो बिल क्या था, एक बिल आता है 8 अगस्त 1940 को, नाम क्या रखा गया उसका, अगस्त बिल, क्या अगस्त प्रस्ताव नाम रखा गया। यहाँ पे लिखा हुआ अगस्त बिल 8 अगस्त 1940 को आता है। इसमें क्या, इसमें जो लेके आते हैं एक गवर्नर जनरल लेके आते हैं, लिन लिथोंगो नाम है उनका, ठीक है, उसका नाम नोट कर लीजिएगा, लिन लिथोंग गवर्नर जनरल 8 अगस्त 1940 को क्या लेके आते हैं, अगस्त प्रस्ताव, ठीक है, ठीक है, लेके आते हैं। मगर इसका कोई फायदा नहीं होता, क्या इसका कोई फायदा नहीं होता। वो लोग क्या करते हैं, हम लोगों को मनाने के लिए ना एक बिल पेश करते हैं, एक प्रस्ताव ना बिल प्रस्ताव पेश करते हैं हम लोगों के सामने कि हम लोगों ने संविधान सभा की अब डिमांड कर दी है सामने से आके कि भाई हम लोगों को संविधान सभा दो, हम लोगों को संविधान सभा चाहिए, ठीक है ना, हमारा हमारा खुद का एक रूल होना चाहिए, खुद का एक मतलब शासन होना चाहिए। तो अब वो लोग क्या करते हैं, लॉलीपॉप चॉकलेट टॉफी थमा देते हैं हमारे हाथ में कि लो बेटा लो, ये खा लो और आप मान जाओ और हमारे साथ वॉर में चलो। कद्दू नहीं माने, भारतीय कद्दू नहीं मानते हैं, और इसको क्या करते हैं, अगस्त बिल को उसके साथ ही वापस भेज देते हैं कि भैया टाटा बाय बाय, सी यू बाय, खत्म, इनको वापसी भेज देते हैं, है ना, ठीक है। अगस्त बिल को वापसी भेजा जाता है, ठीक है ना। 8 अगस्त 1940 को गवर्नर जनरल लिन लिथोंग जो थे वो लेके आते हैं इस बिल को, और इस बिल को मना कर दिया जाता है भारतीय द्वारा कि भैया हमें इस बिल में रुचि ना है, हमें आप पे ट्रस्ट नहीं है, हम इस बिल में बिल्कुल भी हस्ताक्षर नहीं करेंगे, ठीक है। इसमें दिया क्या होता है, डोमिनियन का दर्जा दे रखा होता है कि डोमिनियन दर्जा मिल जाएगा आपको, फिर उसके बाद विधानसभा भी बना, संविधान सभा बना दी जाएगी आप लोगों के लिए, मगर उससे पहले आप लोगों को हमारे लिए लड़ना होगा। अब इतने में भारतीय थोड़े बहुत समझदार हो चुके थे कि भैया हमें तुम पे बिल्कुल भी रत्ती भर का ना ट्रस्ट, ठीक है, आप अपना बोरे बिस्तर उठाइए और जहां से आया वहीं की तरफ को रवाना हो जाइए, ठीक है। चलिए वो लोग चल जाते हैं। जस्ट इसके बाद आता है कुछ टाइम बाद क्रिप्स मिशन। क्या आता है, क्रिप्स मिशन आता है, ठीक है ना। अब क्रिप्स मिशन जब आता है तो 1942 में क्या होता है भाई, 2 लोग बहुत जबरदस्त तरीके से ना इस बिल पे लड़ जाते हैं, बहुत पूरी तरह से लड़ जाते हैं। क्रिप्स मिशन लेके आते हैं भैया हमारे क्रिप्स मिशन वाले स्टेट फोर्ट क्रिप्स सर जी, ठीक है। स्टेट फोर्ट क्रिप्स सर जी जब मिशन ये लेके प्रस्ताव लेके आते हैं भारतीयों द्वारा, भारतीयों के सामने
कि भाई ब्रिटिश सरकार ने ये बिल भेजा है आप लोगों के लिए, प्रस्ताव भेजा है आप लोगों के लिए कि इसके अंदर होगा ये कि भाई आप लोगों को क्या है युद्ध जब वो चल रहा होता है ना, युद्ध चल रहा होता है, उसके अंदर एक आपको अच्छी भूमिका दी जाएगी, ठीक है। जब युद्ध समाप्त हो जाएगा तो उस कमेटी में आपको बिठाया जाएगा, ठीक है। और उसके बाद क्या होगा, आप लोगों को एक संविधान सभा भी बना के दी जाएगी, ठीक है। गवर्नर वायसराय होते हैं ना, वायसराय की जब जहाँ पे मीटिंग्स होती है उसमें भी आपको ले जाया जाएगा, वहां पे भी आपको बिठाया जाएगा, ठीक है। इन सब बातों में क्या था भैया, इंटरेस्ट ना लेते हुए कांग्रेस सरकार समेत कई लोगों का मत भी होता है, कई लोगों का नहीं होता। जिन लोगों का नहीं होता वो मना करते हैं, जिन लोगों का होता है वो लोग स्वीकार करते हैं इसको। मगर क्या करते हैं कि गांधी जी और जिन्ना जो है वो दो जने इस पे अड़ जाते हैं, भैया हमें नहीं चाहिए ये बिल, हम इसको नहीं मानते। क्यों नहीं मानते, आप देखिए इसकी बात सुनिए। भाई जिन्ना जो लड़ते हैं इसके लिए लड़ते हैं क्योंकि जिन्ना का कहना ये था कि इसमें ये तो लिखा ही नहीं कि पाकिस्तान की डिमांड के, हम लोगों ने तो पाकिस्तान की अलग से डिमांड कर रखी है, हम लोगों को तो अलग स्टेट चाहिए ना। अगर हम लोगों के लिए मिला है तो हम लोगों को एक अलग स्टेट चाहिए। पाकिस्तान जिन्ना यही डिमांड थी कि हमें पाकिस्तान अलग करके दो इससे पहले, ठीक है। गांधी जी का कहना ये था कि तुम सब कुछ करवा लोगे फिर उसके बाद हमें बोलोगे भैया हम नहीं कर रहे अब तुम्हारे लिए कुछ भी, ठीक है। तो गांधी जी इसको पोस्ट डेटेड चेक कह करके इस बिल को वापसी भेज देते हैं ब्रिटिश सरकार के पास कि भैया ये तो पोस्ट डेटेड चेक है मेरे लिए, मैं इसको लूंगा ही नहीं, ठीक है। तो पोस्ट डेटेड चेक कह के क्रिप्स मिशन को वापसी भिजवाते जाते हैं। और जिन्ना जी इस पर अटक जाते हैं कि जिन्ना ये कह के अटक जाते हैं कि भैया मेरे को तो पाकिस्तान चाहिए, मुझे पाकिस्तान चाहिए, मुझे पाकिस्तान चाहिए। तो भैया वो कहानी वहीं पर अटकी रहती है इन दो जनों के हिसाब से, और ये कैबिनेट क्रिप्स मिशन भी ठप हो जाता है। चलिए कुछ दिनों बाद की बात और फिर आगे चलते हैं। अब जब थोड़ा सा और आगे जाएंगे और आगे जाते हैं तो 1945 में जब ये युद्ध खत्म हुआ, उसी के साथ साथ क्या होता है, ब्रिटेन में सरकार का तख्ता पलट होता है, तख्ता चेंज होता है एकदम ही बिल्कुल ही। भाई उस समय का जब युद्ध खत्म होने के बाद जब ब्रिटेन की सरकार चेंज होती है, उस समय जो है वहां के पीएम जो बैठते हैं आपके, वो एक अच्छे व्यक्ति बैठते हैं, ठीक है। अब जब वो जो अच्छे व्यक्ति बैठते हैं उनका नाम होता है कैलिमेट एटली, ठीक है। अब जब वो कैलिमेट एटली सर द्वारा जब एक बिल भेजा जाता है 1946 में, कैबिनेट मिशन, क्या कैबिनेट मिशन 1946 में आता है, कैलिमेट एटली द्वारा भेजा गया, पीएम थे वो वहां के, ठीक है। और ये तीन लोगों की समिति थी, तीन लोगों की समिति थी एक ये, ठीक है। और इस तीन लोगों में कौन कौन आता है आप लोगों का, इस तीन लोगों में आता है पैट्रिक लॉरेंस, स्टेट फोर्ट क्रिप्स। अच्छा ये स्टेट फोर्ट क्रिप्स कौन से है, ये स्टेट फोर्ट क्रिप्स ये यही वाले हैं जो क्रिप्स मिशन को लेके आए थे, ठीक है ना। स्टेट फोर्ट क्रिप्स आते हैं और एबी अलेक्जेंडर आते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें भाई सारी के सारी सही तरीके से बातें बोली जाती है, स्वतंत्रता की बात बोली जाती है, स्वतंत्र किया जाता है। और इसमें चुनाव की भी एक प्रक्रिया की, वोटिंग के लिए, चुनाव के लिए भी एक लाइन लिखी जाती है कि भैया भारत में चुनाव होगा जिसके द्वारा एक सरकार खड़ी करी जाएगी भारत के लिए, और भारत के लिए एक संविधान सभा बनाई जाएगी जिसके गठन के लिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे आके जिन्ना को थोड़ी संतुष्टि मिलती है कि जब चुनाव किया जाएगा, और चुनाव किया जाएगा किस आधार पर चुनाव किया जाएगा, कि उस आधार पर चुनाव किया जाएगा जैसे कि एक जैसे स्टेट वाइज स्टेट, जैसे जहाँ के जो प्रांतीय लोग थे, जहाँ पे ज्यादातर जिस स्टेट में ज्यादातर जिस आबादी के लोग थे, उस दौरान उन लोगों को ज्यादा चुनाव की वो दी गई, छूट दी गई कि भाई जहाँ पे पाकिस्तानी ज्यादा होंगे तो वहां से एक मोमडन सीट का पर्सन खड़ा होगा, जहाँ पे सिख ज्यादा होंगे तो वहां पे सिख पार्टी के लिए भाई सबसे ज्यादा समुदाय खड़े होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से भाई जिन्ना को थोड़ा सा वो हुआ कि भाई हम क्या पता जीत गए, तो भाई जिन्ना इसको खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब जब ये एक्सेप्ट हो जाता है और यहाँ पे जिन्ना का पोपट बनता है, बहुत तगड़ा वाला पोपट बनता है, क्योंकि देखिए टोटल सीटों पे जब चुनाव होता है तो वो 389 सीटें थी, क्या 389 सीटें होती है जिन पे चुनाव होता है, ठीक है। अब 389 सीटें जो थी उसमें से भी कुछ अलग अलग तरीके से था, किस प्रकार से था कि 296 जो सीटें थी ना, वो जो सीटें थी, ये सीटें थी आपकी ब्रिटिश सरकार द्वारा, मतलब कि ब्रिटिश
ब्रिटिश इंडिया द्वारा थी, जो अपना इस तरफ का जो स्थान था उसके स्थान को बोला गया, ठीक है। अच्छा, 93 सीटें जो थी ना, 93 सीटें, बाकी बची हुई जो सीटें थी, ये थी आपकी राजा महाराजाओं की, क्या राजा महाराजाओं की सीटें थी, नवाबों की सीटें थी, ठीक है ना। अब देखिए यहां से ना, इस जगह से 290 सीटों से ना, यहाँ 296 सीटों से यहाँ से चुनाव होना था, यहाँ से क्या होना था, चुनाव होना था, यहाँ से मनोनयन होना था, क्या होना था, मनोनयन होना था, ठीक है। अब जब मनोनयन होना था, मनोनयन का मतलब समझते ना, चयन करना होता है, मतलब उस इंसान को मतलब चयन करना होता है कि भाई ये बंदा सही है, यहाँ से इस बंदे को लिया जाना चाहिए, ठीक है। देखिए 389 कुल मिला के सीटें थी, 290 सीटों में 296 बंटवारा होता है यहाँ पे इस जगह पे, और 93 सीटों का इस जगह पे बंटवारा होता है। यहाँ पे क्या होती है, देसी रियासत होती है, यहाँ पे क्या होती है, ब्रिटिश इंडिया सरकार की पूरी वो होती है, ठीक है। अब देखिएगा ब्रिटिश सरकार की मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि उस समय तक तो हम ब्रिटिश सरकार के भाई एक तरीके से वो थे ना, भाई उन्होंने कब्जा कर रखा था। अब जब उस समय हमें आजादी मिली नहीं थी, उस समय की बात है जब ये, ठीक है। अब देखिएगा जब 1945 में लोगों ने आजाद करने की बोला तो चुनाव के लिए एक प्रक्रिया भी तय करी, 1946 में आके चुनाव होते हैं। अब 1946 में जब आके चुनाव होते हैं तो वो होते कब है, जब ये भी पता होना चाहिए कि भाई आपका अगस्त जून जुलाई में, आपका जून जुलाई अगस्त में ये होते हैं चुनाव के, जुलाई या फिर अगस्त में, ठीक है ना। और उसके बाद ये चलते हैं 1946 में स्टार्ट हुआ था, 1946 में, ठीक है। और ये चलते कब तक है आपका, नवंबर, ठीक है, नवंबर तक में एंड हो जाते हैं, अक्टूबर या फिर नवंबर में ये चुनाव एंड हो जाते हैं और इसका रिजल्ट आ जाता है, ठीक है। और रिजल्ट आता है, तो रिजल्ट आने के बाद बहुत ही अलग शॉकिंग न्यूज मिलती है, किसको, पाकिस्तान को। क्योंकि पाकिस्तान को इसलिए शॉकिंग न्यूज मिलती है क्योंकि कांग्रेस सरकार की जो सीटें थी वो आती हैं आपकी 208 सीटें, और वहीं पे पाकिस्तान की जो सीटें आती हैं वो आती हैं आपकी भैया 73 सीटें, 73, ठीक है। और उसके बाद जो थी अन्य जो अन्य होते हैं उनकी जो आती है वो 15 सीटें आती हैं, ठीक है। कुल मिला के 296 सीटों पे चुनाव हुआ, क्योंकि बाकियों का तो भैया मनोनयन होना था, ठीक है। 296 सीटों का चुनाव होता है जिसमें से 208 सीटें जो जाती हैं वो जाती हैं आपके कांग्रेस के फेवर में, पाकिस्तान को मिलती हैं 73 सीट्स, और भैया यहाँ पे आपका 15 जो सीटें आती है वो अन्य जातियों को आती है, अन्य अन्य जो जितने भी अन्य सदस्य खड़े हुए थे उन लोगों को सीटें मिलती हैं, 15 सीटें, ठीक है। अब काफी लोग बोलेंगे इसमें महिलाओं की भी सीटें होंगी, हाँ होती हैं, वो भी आप लोगों को पता चल जाएगा थोड़ी देर में, ठीक है। जैसे जैसे मैंने आप लोगों को बताया भी थोड़ी देर पहले, सारी चीजें मैं बिल्कुल अकॉर्डिंग बिल्कुल सब चीजें बताते आ रहा हूँ जैसे जैसे हुआ है इसके अंदर, ठीक है ना। मेरे को क्योंकि जो चीज देखो मेरी नॉलेज मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग कैसे उसको दिमाग में बिठाना है, कैसे जिस तरीके से आपको सुनना है और वो सुनने के बाद आपको दिमाग में बैठनी चाहिए, ठीक है ना। देखिएगा बहुत इजी है, सुनते जाओ सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। सब कुछ लिख लेना, जो भी मैंने दिया है सब कुछ लिखना है। 389 सीटें होती हैं, 296 जो सीटें होती हैं वो किसकी होती हैं, और क्या नाम है 93 सीटें जो होती हैं वो देसी रियासतों की होती हैं। कितनी सीटों को वोट डलते हैं, 296 वोट्स डलते हैं, जिसमें 208 सीट जो थी वो कांग्रेस की आती है, 73 सीट पाकिस्तान की आती है, 15 सीट अन्य पार्टी की आती है। अब यहाँ पे मामला गड़बड़ आ जाता है भैया किसका, पाकिस्तान वालों का। जिन्ना बोलता भैया मेरे से नहीं हो पाएगा, मैं हो गया बिल्कुल थक, अब मैं क्या करूंगा, अब मैं भैया पाकिस्तान की दोबारा मांग पे आ जाऊंगा। अब वो दोबारा पाकिस्तान की मांग पे आ जाता है, पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान, और रोटी में बहू नहीं होती पाकिस्तान चाहिए, पाकिस्तान चाहिए। वैसे ही भैया जिन्ना अंकल हमारे अटक जाते हैं, ठीक है। अब वो जब अटक गए तो अटक गए, उनकी सुई अटक गई थी, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, जब तक आप लोग इस चीज को नोट करिए, आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड में लोगों ने नोट कर लिया होगा वो सब कुछ, ठीक है। देखिएगा अब आगे स्टार्ट करते हैं, जो मैं पॉइंट बड़ी देर से बोल रहा था आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। 9 दिसंबर 1946 को या जब सब कुछ भाई चुनाव जब खत्म हो गए, चुनाव खत्म होने के बाद हमारे संविधान सभा की मतलब बैठक लगने लग गई, तो पहली बैठक जब लगती है वो लगती है 9 दिसंबर 1946 को वो बैठक लगती है, जिसमें कोई भी अध्यक्ष तो था नहीं। तो इसलिए जो वहां पे सबसे ज्यादा बुजुर्ग व्यक्ति थे, जैसे कि हमारे डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा जी
उनको अस्थायी रूप से क्या था, अध्यक्ष नियुक्त किया गया उस दिन, ठीक है। और 211 लोगों का सदस्य ज्वाइन करते हैं वहां पे उस समय। क्यों? इसका एक रीजन होता है कि भाई 290 सीट मतलब चुनाव किए गए 290 सीट 96 सीटों पे, ठीक है ना। और सदस्य कितने आते हैं? 211, वो भी पहली बैठक में। अच्छा, इसका जवाब ये होता है कि भैया क्यों नहीं आए? वे इसलिए नहीं आए कि एक तो मुस्लिम लीग ने बहिष्कार कर रखा था कि भैया हम नहीं आएंगे, हम हार गए भैया, हम नहीं आएंगे, हम नहीं आएंगे, ठीक है। अच्छा, देसी रियासतें जो थी ना, राजा महाराजा टाइप के जो बंदे थे, उन लोगों को ये डर था अपना कि भैया अब जनता राज करेगी तो हम पे कौन ही मतलब गौर करेगा, तो इसलिए वो भी नहीं आते। चलिए, फिर ये मीटिंग स्टार्ट होती है 9 दिसंबर 1946 को। संसद के केंद्र कक्ष में इस मीटिंग का पहला आरंभ होता है, जिसमें आपके अस्थायी रूप से अध्यक्ष बनते हैं कौन? डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी, ठीक है। चलिए, अब देखते हैं दूसरी बैठक। दूसरी बैठक जो आपकी लगती है, दूसरी बैठक आपकी लगती है 11 दिसंबर 1946 को, जिसमें स्थायी रूप से अध्यक्ष बनाए जाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है ना, आरपी लिखा हुआ है मैंने शॉर्ट फॉर्म में, आप डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी डालिएगा, ठीक है। और 2 उपाध्यक्ष भी चुने जाते हैं इसमें। अच्छा, वो 2 उपाध्यक्ष के नाम क्या थे? एच.सी. मुखर्जी और वीटी कृष्णमाचारी, ठीक है ना। वीटी कृष्णमाचारी और एच.सी. मुखर्जी चुने जाते हैं। कौन? 2 उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। कौन सी बैठक में? दूसरी बैठक में, जो होती है 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है। अब आते हैं हम तीसरी बैठक में। ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि भैया यहाँ से क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं और दूसरी बैठक से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं बताऊंगा, पहले तीसरी बैठक बता दूं। तीसरी बैठक होती है आपकी 13 दिसंबर 1946 को। इसमें नेहरू जी प्रस्तावना बिल पेश करते हैं और कहते हैं और बताते हैं कि भैया इसमें जो है राजनीतिक ढांचा दिखता है, संविधान का एक राजनीतिक ढांचा, स्ट्रक्चर दिखता है। उस स्ट्रक्चर में बोली गई बात क्या थी कि भैया राजनीतिक, आर्थिक और भैया किसमें सामाजिक तौर से न्याय दिया जाएगा। क्या? सामाजिक न्याय दिया जाएगा, राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय दिया जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर बात कही गई थी, ठीक है। और विचारों के ऊपर, ठीक है, और वाक के ऊपर मतलब बोलने के ऊपर स्वतंत्रता दी जाएगी। क्योंकि देखिए, जब ये पूरा का पूरा आपका जो था संविधान पूरा बन के साइड हो गया था ना, ठीक है, तो भैया इसमें एक चीज और ऐड की जाती है, वो मैं आगे बताऊंगा। पहले ये इसका भी बता दूं। देखिए, इसमें जो था ना, इसमें दूसरी बैठक में आपका एक क्वेश्चन बनता है कि दूसरी बैठक में क्वेश्चन यह बनता है कि भाई पहली और दूसरी बैठक से क्वेश्चन ये बनता है दोनों से मिला के कि कौन से ऐसे अध्यक्ष हैं जो स्थायी हैं। एक तो क्वेश्चन ये बनेगा कि स्थायी अध्यक्ष कौन है, तो आप बताएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक है। अस्थायी अध्यक्ष कौन है, तो आप लोग बताएंगे भैया कौन? हमारे डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी, ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम जो संविधान सभा की पहली बैठक में सर्वप्रथम अध्यक्ष कौन था, तब भी आप किसका नाम लेंगे? भैया आपका डॉक्टर सत्येंद्र सिंह जी को, ठीक है ना। मतलब दोनों ही मायनों में इनका नाम आएगा, मगर जहाँ पे स्थायी रूप में आ जाएगा, जहां पे स्थायी रूप से पूछा जाएगा, वहां पे आप इनका नाम देंगे। किनका? यहाँ पे आरपी जी का, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का, ठीक है ना। अब देखेगा, इस तीसरी बैठक से एक क्वेश्चन पूछा जाता है। वह क्वेश्चन इस प्रकार से है कि तीसरी बैठक में जब जवाहरलाल नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव बिल पेश किया था, तो उसके अंदर किन तीन चीजों के बारे में बात की गई थी? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इनको नोटिस कर लेना सही से, इसको नोट करके लिख लो, बहुत ध्यान से सुनते चलो, क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट बातें चालू होने वाली है। इनको आप लोग फटाफट नोट कर लो, और हो सकता है शायद ये वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, या तो मुझे 2 पार्ट में बनानी पड़ेगी, अगर इसको खत्म करना है तो मुझे बहुत लंबी हो जाएगी, और मैं चाहता नहीं इतनी लंबी वीडियो बनाऊं, क्योंकि 2 दिन के रेस्ट के बाद में आया हूँ, ठीक है। अगर आप लोगों को इसकी 2 पार्ट मिले तो कोई प्रॉब्लम तो होने नहीं चाहिए मेरे ख्याल से, ठीक है। क्योंकि देखिए, जितना मैंने अभी करवाया है उसको लिखना है आप लोगों को, याद भी करके रखना और समझना भी है उस चीज को, ठीक है ना। गूगल पे आके सर्च भी करना है, सब चीजें करनी होती है। देखिए, एक बात बोलूंगा आप लोगों से, बहुत ईमानदारी वाली बात है और बहुत बिल्कुल बेसिक वाली बात है, ठीक है। एक बहुत जेन्युइन बात है। देखिए,
पढ़ना जरूरी है, पढ़ना जरूरी है। देखो इस समय ना आपके रेस में ना बहुत से लोग आपके आगे पीछे दौड़ते हुए नजर आएंगे, बहुत सारे लोग आपके पीछे दौड़ते नजर आएंगे, आगे पीछे दौड़ते नजर आएंगे। आपको ना गिव अप नहीं करना। क्या? गिव अप नहीं करना, ठीक है ना। गिव अप करने से ना कोई फायदा नहीं होने वाला। मैं आपको ना एक छोटी सी कवि ने एक मतलब कवि बताता हूँ, मतलब एक पंक्ति सुनाता हूँ। कुछ छोटी सी पंक्तियां हैं, ठीक है। बहुत अच्छे कवि है, उन्होंने लिखी है कविता लिखी है, ठीक है। बहुत अच्छी लाइन है, मेरे को बहुत अच्छी लगता है। कभी कभार मैं कभी कभार बैठता हूँ तो मुझे अच्छा लगता है ये चीज सुनना, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए आप लोगों के लिए खासकर, संघर्ष में ना इंसान हमेशा अकेला होता है। क्या? संघर्ष में इंसान हमेशा अकेला होता है और सफलता में ना पूरी दुनिया उसका साथ देती है। संघर्ष में इंसान अकेला होता है, सफलता में पूरी दुनिया उसका साथ देती है। और जब जब जग किसी पे हंसा है ना, जब जब जग किसी पे हंसा है ना भाई साहब, उसने इतिहास रचा है। तब तब उसने इतिहास रचा है, इस चीज को नोट करो। और जब तक पढ़ो जब तक आप इतिहास ना रच दो। जब इतिहास रच जाएगा ना तब आप सही मायनों में सफलतापूर्वक इंसान बन जाओगे। इतिहास रचो बस खाली, ठीक है। और मुझे लगता नहीं है यार, ठीक है, मैंने साइट हो जाता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले लो, जैसे मर्जी करना हो जैसे मर्जी कर लो, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो सही से, स्क्रीनशॉट लेके आप उसको नोट वोट कर लेना सही से, ठीक है। और मुझे लगता है ना आप लोगों को मैंने दूसरी तीसरी बैठक तक करा दिया। मैं कल इसका थोड़ा सा बचा है संविधान सभा का आपका। कल की नेक्स्ट वीडियो में पूरा संविधान सभा का पूरा चैप्टर खत्म कर दूंगा मैं, और उसके साथ साथ ना दूसरा चैप्टर भी चालू कर लेंगे, ठीक है। इससे कोई दिक्कत तो आप लोगों को जरूर होगी नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है ना। तो मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो मिलता हूँ, क्योंकि थोड़ी तबीयत भी थोड़ी ढीली डाली है। नेक्स्ट वीडियो में पक्का आपका ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा और नेक्स्ट चैप्टर भी स्टार्ट कर लेंगे पॉलिटिकल साइंस का, ठीक है ना। तो मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।